कर्मचारियों को 31 से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को बहुत जल्द बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि पड़ोसी राज्य पंजाब ने अपने वहां कर्मचारियों को वह सब कुछ दे दिया है जिसका कई सालों से वे इंतजार कर रहे थे। अब क्योंकि हिमाचल में शीघ्र ही चुनाव आने वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसी तैयारी में है कि कर्मचारियों को किस तरह खुश रखा जाए। माना जा रहा है कि 31 मार्च से पहले पुलिस पे बैंड, अनुबंध कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और अन्य कई तरह के वित्तीय लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को मुहैया करवा दिए जाएंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी क्या चाह रहे हैं, नजर कहाँ है? ओंकार जी, मैं सीधा आता हूँ आपके पास। जिस प्रकार से देखिए, ध्यान से जो मैं चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं अपने टॉपिक को, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने या पंजाब की नई सरकार ने पंजाब में अस्थाई कर्मचारियों को पक्का किया है ना, थोक में, उससे क्या हिमाचल के जो कर्मचारी हैं, जी बहुत सी ख्वाहिशें उनके दिल में, क्या उनकी नज़र वहाँ है टिकी हुई? क्या चाह रहे हैं वो? क्या कहेंगे आप उसमें कि कुछ हलचल है कर्मचारियों में? जी बिल्कुल अनिल जी, हिमाचल सरकार के फैसलों की जो है, पंजाब सरकार के फैसलों की, माफ़ कीजिएगा, पंजाब सरकार का जो भी फैसला होता है कर्मचारियों को लेकर, तो उसके जो फैसलों की जो धमक है, उसका जो संदेश है वो हिमाचल में होता ही होता है। बहुत बड़ी आजकल हलचल है जब से पंजाब में भगवंत मान सरकार आई है, आम आदमी पार्टी सरकार आई है, तो हिमाचल के कर्मचारी जो हैं वो दिन भर यही इसी उसमें रहते हैं कि पंजाब से क्या समाचार आने वाला है। तो हिमाचल के जो कर्मचारी हैं वे भी तमाम वो सुविधाएं चाहते हैं जो पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को दे रही है, चाहे वो कर्मचारियों को रेगुलर करने का मामला हो या फिर आउटसोर्स प्रथा को खत्म कर देने का मामला हो। तो ये सारे फैसले जो हैं अनिल जी, ये ललचाने वाले फैसले, जी ललचाने वाले फैसले हैं और कई जगह तो मजबूरी से देख भी रहे हैं। कौन कर्मचारी? वो कर्मचारी जिनको पे कमीशन का इंतजार है। बहुत से मसले उलझे हुए हैं पंजाब में, तो महीनों हो गए हैं कर्मचारियों को फायदे लेते हुए, यहाँ फैसले नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले बात उन कर्मचारियों की कर लेते हैं ओंकार जी, जो अस्थायी हैं, जी, जिनको परसों ही जो 35,000 कर्मचारियों को घोषणा हुई है ना पक्का करने की, और किसी भी क्षण उनके ऑर्डर आने वाले हैं। कई सालों से वहाँ पे भी परेशान थे कर्मचारी। तो हिमाचल के कर्मचारियों को लग रहा है, अस्थायी कर्मचारियों को, कि उनका भी बेड़ा पार होगा। पंजाब की जो हवा है वो हिमाचल में भी आएगी। कैसे, कितने कर्मचारी हैं ऐसे, अगर हम जरा आंकड़ों पे नजर डाल लें ओंकार जी? जी बिल्कुल अनिल जी, कर्मचारियों के हक में पंजाब सरकार जब भी कोई फैसला लेती है तो सीधा असर हिमाचल के कर्मचारियों पर पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पंजाब पुनर्गठन के पश्चात हिमाचली कर्मचारियों के हकों को जो है वो सुरक्षित समझा जाता है यहाँ जो पंजाब, इसीलिए हम कर्मचारी मामलों में कम से कम पंजाब को फॉलो करते हैं। तो पंजाब ने जब से ये सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के 35,000 कर्मचारियों को रेगुलर किया है, क्लास 3 और क्लास 4 जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एक कदम था और सियासी तौर पे मैं इसे हिमाचल में जो है एक सियासी प्रहार के तौर पे भी देखता हूं, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष जो है हिमाचल सरकार के सामने पड़ा हुआ है। आंकड़े क्या कहते हैं ओंकार जी? तो आंकड़े यानी हिमाचल सरकार जो है वो, अच्छा आंकड़ों की आप बात पूछते हैं तो हिमाचल में जो है ये आंकड़ा भी नींद उड़ाने वाला है अनिल जी। यहाँ 38,000 से ऊपर जो है वो अंशकालीन और आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ हैं। 38,000 अंशकालीन, सिर्फ अंशकालीन और आउटसोर्स ही, जी दोनों का अगर मिला लिया जाए तो ये 38,000 जी 38,000 हैं ये। तो इनको जो है ये भी रेगुलर होने की राह देख रहे हैं, जैसे पंजाब ने किया है। और इसी के अलावा 14,000 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं जी, बिल्कुल, और करीब 5,000 डेली वेजेस हैं। अच्छा, और अग्निहोत्री जी 14,000 अनुबंध कर्मचारी इस इंतजार में है कि उन्हें भी पक्का कर दिया जाएगा। जी। अच्छा, ये आपने आंकड़ों की देखिए, ये लगभग अगर मैं सही समझ रहा हूँ ओंकार जी, तो 60,000 के करीब ये कर्मचारी, इसमें 2,500 एसएमसी टीचर भी है शायद, है ना जी। तो ये आंकड़ा कमोबेश 60,000 के आसपास बनता है। पंजाब में 35,000, यहाँ 60,000। जी बिल्कुल। अब आप जनसंख्या देख लीजिए, है ना जी, वहाँ कितनी ज्यादा, यहाँ कम। कहने का मतलब क्या है, इलेक्शंस में ये वर्ग एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप बन के सामने आएगा, बिल्कुल। इसीलिए शायद इसमें बात हो रही। तो ओंकार जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ, जो आपने आंकड़ा बताया है कि अनुबंध कर्मचारी जो हैं
उनको उम्मीद होती है कि चलिए वो आ गए हैं, अब अनुबंध पे आ गए, पक्के तो उन्होंने होना ही है। अब जैसे हम खास करके ये कहेंगे कि शिक्षा विभाग ने जो 2 साल पूरा करने वाले हैं कर्मचारी 31 मार्च को, उनके जो है वो क्लरिकल का और टीजीटीज का जो ब्यौरा मांग लिया 5 अप्रैल तक। जाहिर है लेक्चरर्स का भी आ जाएगा और बाकी डिपार्टमेंट्स भी ऐसा करेंगे। ये भी एक डिमांड आ रही है हमारे पास जो अनुबंध कर्मचारी की, उनके विभाग उनसे अभी मांग नहीं रहे हैं उनके कागजात, तो लेट ना हो जाएगा उनके रेगुलराइजेशन। तो गर्जी मैं बात कर रहा था, अनुबंध कर्मचारी पक्के हो जाएंगे मान लेते हैं जी, बिल्कुल। डेली वेजेस चलिए सरकार के उसमें बुक में आ गए हैं, वो भी कभी ना कभी उनको फायदा मिल जाएगा, बैकडेट से मिल जाता है। अब आ गए हैं आउटसोर्स कर्मचारी। आउटसोर्स कर्मचारी देखिए जिनका कोई अता पता नहीं है, और दूसरे हैं एसएमसी टीचर्स जो हर बार ये उम्मीद करते हैं, हर मंत्रिमंडल की बैठक से पहले उनको लगता है कि पीटीए की तर्ज पे हमारा बेड़ा पार होने वाला है। क्या कहेंगे आप इनको लेके कि इनको जो राहत का इंतजार है, लेकिन क्या इनके लिए दिल्ली दूर दिखती है आपको, खासकर आउटसोर्स के लिए और एसएमसी टीचर्स के लिए? क्या आपके क्या लगता है आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी, के दिल्ली दूर है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि फैसले कब लिए जाएंगे, उन पर अमल कब होगा और कर्मचारियों को लाभ मिलेंगे तो कब मिलेंगे। अगर आज ही के दौर में मान लो कि कोई एक साथ सभी ये ऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है, तो भी इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए अनिल जी कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। और सरकार अब आपको मालूम है कि चुनावी वर्ष में है, तो मैं जनता का भी ध्यान रखना सरकार को, अफसरों को भी कहीं और बिल्कुल। तो ऐसे में इस चुनावी वर्ष में मुझे लगता है कि अब कर्मचारियों के हिसाब से या सरकार के हिसाब से देखा जाए तो जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दिल्ली, मुझे या विशेषज्ञों की राय में दिल्ली बहुत दूर लगती है। जी, दिल्ली दूर लगती है, लेकिन इसमें ऐसा भी लगता है कि डैमेज कंट्रोल की तरफ सरकार बढ़ जरूर रही है। देखिए आउटसोर्स सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं, इन नंबर्स अगर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे आपने आंकड़ा बताया 60,000 में 50% 60% तक जो है कर्मचारी वो आउटसोर्स हैं। दबाव बहुत था। शिमला का याद कीजिए, शिमला में पहुंच के उन्होंने नारे लगाए सरकार के पक्ष में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जी हमें पॉलिसी है। मुख्यमंत्री खुश नजर आए, मुख्यमंत्री जब आउटसोर्स कर्मचारियों से मिले थे। सब कमेटी कई दिनों से बनी हुई है। महेंद्र सिंह ठाकुर जो बड़े मतलब एक तरह से कैबिनेट में मुख्यमंत्री के बाद जिनका पोजीशन मानी जाती है, वो खुद इसको लीड कर रहे हैं ओंकार जी। और बड़ी बात क्या है कि कहा जा चुका है पहले कि 28 मार्च को आउटसोर्स पे कुछ ना कुछ नीति सामने आ जाएगी। 27 को तो देखिए मंडी में बुलाया भी है महेंद्र सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने के लिए, तो शायद कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि सरकार देखिए जो लोग राजनीति में हैं, जो नेता है, उनको पता है कि डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। और आउटसोर्स कर्मचारी अभी ये चाहते हैं कि चलिए आप पक्का नहीं भी करेंगे, हमें सरकारी कोई नीति तो ऐसी दे दीजिए कि उनको ऐसा लगे कि नौकरी पक्की है, उनकी हित सुरक्षित है। यही बात है ओंकार जी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल अनिल जी, मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं। जैसे आपने बताया कि 27 से 28 को कोई फैसला लिया जा सकता है, पर जिस आंकड़े की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो आंकड़ा जो है बहुत बड़ा है, हजारों में आंकड़ा है। अगर सरकार इस आंकड़े को छू लेती है, इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अगर कोई राहत देती है, तो मैं इसको एक चमत्कार कहूंगा। चमत्कार कहेंगे आप? देखिए ओंकार जी, ये जो मैं आंकड़ा या आपने आंकड़ा बताया, अब ज्यादा अच्छी अगर मैं सच्चाई कहूं तो आपने जो आंकड़ा रखा है लगभग 60,000 कर्मचारियों का, ये देखा जाए तो कमोबेश हिमाचल की जनसंख्या का 10% है। बिल्कुल सही बात है, 10% है। ये आंकड़ा सच में ही बहुत बड़ा है। इसलिए शायद ये सरकार ना कर पाए कि सबको एकदम एकमुश्त पंजाब की तरह पक्की नौकरी दे, है ना जी। फिर तो बहुत प्रेशर आ जाएगा ना, हमारे रिसोर्स लिमिटेड है। लेकिन इतना जरूर लगता है कि कोई नीति की नींव जरूर डाल दी जाएगी कि देखिए जी इनका हम ये कर रहे हैं, आप जैसे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे आपका भी हो जाएगा। उससे तो विश्वास बनेगा कर्मचारियों का। चलिए कर्मचारी, देखिए कर्मचारी यही एक देखते हैं कि कोई रास्ता खुल जाए, तो रास्ता अगर सरकार कोई खोलती है तो उस रास्ते पे फिर चलना आसान हो जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। जी आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए सरकार को भी पता है मिशन रिपीट का अहद ले चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, तो कुछ ना कुछ तो होगा, हम ये मानते हैं। अच्छा, एक और जो बड़ी मांग है राइडर की मांग है। वो कर्मचारी जो जिन्होंने राइडर झेला है 2 साल, पहले कॉन्ट्रैक्ट झेला फिर राइडर झेला, अब उसकी वजह से जो 6th पे कमीशन आया है तो उसमें उनको जो पेमेंट मिल रही है वो कम हो रही है, काफ़ी हज़ारों में उनको नुकसान हो रहा है। खैर हम कई बार यहाँ बोलते हैं तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि आपको राइडर का फंडा ज़्यादा पता नहीं है। हमने कोशिश की देखिए जी, लेकिन चलिए अगर उसमें कुछ गलती होगी तो आप कमेंट्स में बता दीजिए। लेकिन मोटा मोटा कार्य इसमें ये है कि राइडर की वजह से जिन लोगों ने देखिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, उसके बाद उनकी रेगुलर सर्विस हुई, उनको 2 साल फिर राइडर लगता था ना जी कि 2 साल आपको पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो उन लोगों को नए इसमें पे कमीशन के हिसाब से नुकसान हो रहा है।
जी जी। और इसका फैसला सरकार कभी भी ले सकती है, क्योंकि इसके लिए कमेटी नहीं बनी है। राइडर वालों का क्या होगा, क्या लगता है आपको कि जल्दी फैसला होगा, देंगे कि नहीं देंगे इसको? देखिए अनिल जी, जब भी हमारी कर्मचारी नेताओं से कोई भी मुलाकात होती है, कभी भी डिस्कशन होती है, उनसे विचार विमर्श होता है, तो उनका कहना है कि राइडर की जहां तक बात है तो इसमें भी महीनों तक जो है वो उलझन बनी रही है। बिल्कुल। तो जब सरकार ने इसे गंभीरता से लिए तो इसकी फाइल भी आप एक तरह से समझिए कि उलझती रही। कभी होम डिपार्टमेंट में फाइल गई तो कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई, फिर फाइनेंस में। अब शायद मुख्यमंत्री साहब के पास है ये। जी जी जी, हाँ जी जी। तो ये मुख्यमंत्री साहब के फाइनेंस के बाद शायद मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची है, तो मुख्यमंत्री जी इस पे जो है वो विचार कर रहे हैं कि इस फाइल पे साइन किए जाएं, क्योंकि उसमें भी जो कमेटी है या जो हायर अथॉरिटीज हैं उनका एक कमेंट लिया जाएगा, उसके पास शायद इस पे साइन हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इस पे साइन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कैलकुलेशन की जा रही है कि राइडर की वजह से आपका जो देखिए एक्सचेकर तो बराबर एक सम रखा हुआ है, पर्स जो है सरकार का जो कर्मचारियों को देना है वो रखा हुआ है, उसमें से सरकार ये देख रही है कि कैसे कितना देना है ताकि सबका हो सके, उसमें सबको अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने की कोशिश अभी वर्तमान में चल रही है। जी जी, ये हमारे पास अपडेट है। अच्छा, एक वर्ग है जी, और वो वर्ग सच में ही ऐसा है कि उसकी तकलीफ समझ में आनी चाहिए। ये वो वर्ग है कर्मचारियों का जो ये कहते हैं कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हमें सीनियरिटी के लाभ दिए जाएं, वित्तीय लाभ भी और वैसे भी आप सर्विस में भी लाभ मिलना चाहिए उनको। देखिए ओंकार जी, इनमें कई लोग क्या है वो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट झेला। जी जी बिल्कुल। अभी तो 2 साल के बाद होने वाले हैं ना जी कर्मचारी पक्के, या कुछ हो भी गए। 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट देखिए आप, उसके बाद उन्होंने राइडर झेला है ना जी, और अब फिर वो कई, और उसमें बहुत बार ऐसा हो गया कि उनके जूनियर तक उनके सीनियर हो। जी जी बिल्कुल। एक कर्मचारी भी लाभ चाहते हैं, हालांकि इसमें सरकार की तरफ से ये इनपुट आती रही है कि ये देखिए लीगल इशू फंस जाएगा इसमें। जी जी बिल्कुल। क्योंकि और खासकर इसमें आर्थिक पहलू भी शामिल है, बहुत ज्यादा एरियर भी देना पड़ सकता है। कई बार तो ये भी कहते हैं कि चलिए अगर आर्थिक नहीं है तो आप वन टाइम ये डिसाइड कर दीजिए कि चलिए आर्थिक नहीं दीजिए, लेकिन आप हमें सीनियरिटी के लाभ वैसे तो दीजिए सर्विस में। अब कई सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट पे भी बैठे होंगे या हो गए होंगे, वो भी शायद इस पे अपील। सरकार यहाँ उलझी हुई है, क्या लगता है आपको ये मसला सुलझना चाहिए कि नहीं सुलझना चाहिए, कितना जेन्युइन है ये मसला? बिल्कुल अनिल जी, ये मामला समय रहते सुलझना चाहिए और सुलझ जाना चाहिए था। जब से पे कमीशन के जब मसौदा तैयार किया गया तो इस मामले को भी वहां रखा गया था। ठीक है, बिल्कुल सही। पर कहीं बनाने तक की बात नहीं बनी। जी जी नहीं बन पाई, क्योंकि इस मामले पर इतनी ज्यादा गंभीरता से सोचा ही नहीं गया, क्योंकि कर्मचारियों के और भी इससे भी बड़े बड़े मसले, जैसे कर्मचारी बोलते जी मेरा मसला बड़ा है, मेरा मसला बड़ा है, तो वर्गों में जो विभाजित कर्मचारी है उनका एक कहना था। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर करने का जो मामला था, सीनियरिटी का जो था, वो अभी इस पर भी कई तरह की डिस्कशन होनी थी। वो डिस्कशन कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है फंसी हुई है। फंसी यहाँ हुई है ओंकार जी कि ये माना जाता है, एक्सपर्ट ये मानते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो जुड़े हुए हैं उनका भी ये मानना है कि देखिए ये ओपीएस के बाद जी बिल्कुल जो सबसे उलझा मसला है वो यही है, क्योंकि इसमें आपके लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल तो होंगे ही होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ओंकार जी कि जिन लोगों ने झेला है उनकी भरपाई ना होनी चाहिए। वन टाइम सेटलमेंट किसी भी तरह से कर दी जाए। लोग ये बोलते हैं कि किसी भी तरह से एक इस तरह से एक्ट इसको इनेक्ट कर दिया जाए, किसी भी तरह वन टाइम आप वो करिए कि जिसको ना कोर्ट में जाने की जरूरत पड़े किसी को और खुश भी हो जाए। तो उम्मीद है कि सरकार इस पर सोचेगी। अच्छा, एक बड़ी बात है, अभी हमारे पास इनपुट है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, देखिए बहुत सारा हमें कर्ज लेना पड़ता है, जिस तरह से हमारे खर्चे हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, प्रदेश हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते उतना, तो हमारे पास सेंटर से एक हक होता है कि आप इतना कर्ज ले सकते हैं। अभी देखिए गवर्नमेंट ने कल ही हमारे पास खबर आई है कि गवर्नमेंट ने मना किया है कि हम 1400 करोड़ रुपए जो कर्ज लेने वाले थे मार्च महीने के लिए वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ब्याज की दर ज्यादा मांगी जा रही है। तो ओंकार जी क्या लगता है आपको कि ये जो 1400 करोड़ अभी खैर वक्त है, अभी भी वक्त है, क्योंकि सरकार ने लेना होगा एक दिन में ले सकती है। तो क्या ये जो उम्मीद लगाई जा रही थी कर्मचारियों को इस 1400 करोड़ से लाभ दिए जा सकते हैं, क्या वो सरक जाएगी चीज मार्च के बाद को चली जाएगी, या फिर अभी भी उम्मीद है मार्च महीने में? अनिल जी, मुझे लगता है कि सरकार ने शायद इसको कुछ दिनों के लिए इस फैसले को टाला होगा। हिमाचल, जैसे आपने बताया कि हम बहुत सारा जो है हमारा दारोमदार जो है वो सेंटर के ऊपर निर्भर करता है, कर्ज पे चलता है। ठीक है, कर्ज पे चलता है। तो कुछ दिनों के लिए अगर ये इसको टाला होगा तो मैं फिर ये दोहराऊंगा कि इसको बहुत जल्दी जो है कर्ज को ले लिया जाएगा। चुनावी वर्ष है और कर्मचारियों के कई जो वित्तीय मामले हैं वो फंसे होते हैं, तो कई बार कर्ज लेकर भी उनको जो है वो उनके राहत पहुंचाई जाती है। तो कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस कर्ज का जो भुगतान है अनिल जी वो शायद अगले
वित्त वर्ष में जो है वो चुकाना होगा। चलिए, इस वो तो तरह हमारे की बजट व्यवस्था में ही प्रावधान होता है कितना परसेंट जो है रुपए का इतना हिस्सा जो है कर्ज में चुकाना जाएगा। देखिए, इसमें एक और आंकड़ा गौर करने वाला है जहां पे कर्ज की लिमिट की बात है। अभी तक भी मार्च 31 तक जो है हिमाचल के पास ये राइट्स हैं कि वो चाहे तो 5100 करोड़ 5100 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकता है। अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये कर्ज की जो लिमिट है वो अगले साल की लिमिट में जुड़ जाएगी, ये लैप्स नहीं होगा। तो ओंकार जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अब नए वित्तीय वर्ष में धड़ाधड़ धमाके करने वाली है इस कर्ज को लेके? ये जा सकता है ना जी, जब आपका राइट है तो आप लेंगे, अगले साल का रूटीन तो लेंगे, लेकिन इसको आप एक, जैसे मैंने कहा, पर्स जो रखा हुआ है उसको एकदम से यूज करेगी गवर्नमेंट, और कर्मचारियों के साथ साथ बाकी लोगों के भी जो विकास में काम होंगे वहां पे इसको लगाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हमारे देखिए एक्सपर्ट से जब हमारी ये इस विषय में बात हुई है तो उनका भी यही इशारा है कि सरकार जो है कर्ज लेगी, पर कब लेगी? जब उनको लगेगा कि अब कर्मचारियों को देने का वक्त आ गया है। जी जी जी। और अब ओंकार जी, वक्त तो आ ही गया है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है ना। ये देखिए, पिछले लेजर्स जो है वो क्लोज होने वाले हैं 31 मार्च को, कुछ ही दिन बचे हैं। तो अगर सरकार कर्ज नहीं लेती है तो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगले सेशन के शुरू में, दैट इज कि अप्रैल के शुरू में ही बड़ा ज्यादा कर्ज लेके, ये जितने भी थोड़े बड़ा ज्यादा से हमारा ये मतलब नहीं है कि आपको वित्तीय बोझ में डाला जाएगा, खैर सरकार ने देखना होता है ये, लेकिन ये जो है ये एक पैसा ऐसा है जिसको सरकार इस्तेमाल कर सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि सबसे जरूरत इस समय कर्मचारियों की है, वहां ये बहुत से वर्गों को, और भी बहुत सारे वर्ग हैं, पुलिस पेमेंट पे तो शायद जल्दी ही फैसला होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे अभी कर्मचारी थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं।